मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है तो तत्काल इसका जवाब दें ताकि हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ा सकें। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा और गुड इवनिंग धीरज, गुड इवनिंग रंजना। चलिए, आवाज़ बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बात तो आप लोगों तक पहुंची गई है कि यूपी जुडिशियरी की एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है। बड़े दिनों के इंतजार के बाद ये सुगबुगाहट समझ में आ रही है कि नहीं, अब यूपी जुडिशियरी की बड़ी वैकेंसी आ जाएगी। और बड़ी वैकेंसी जो आ रही है, बड़े सिलेबस चेंज के साथ आ रही है। ये भी हम लोगों को पता है कि भाई कुछ सिलेबस में बदलाव हुआ है। आज सिर्फ इसीलिए मैं ये क्लास ले रहा हूं 10-20 मिनट की, ताकि मैं ये बता सकूं कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और इस बदले सिलेबस का छात्रों पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब क्या ये बदला हुआ सिलेबस आपके फायदे के लिए है या ये बदला हुआ सिलेबस आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। इसी बात पर चर्चा करेंगे हम आज। गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग भीम, गुड इवनिंग उजाला, धीरज। तो इसी चीज की चर्चा करते हैं। आप लोगों के सामने ये सिलेबस का पार्ट दिख रहा है। आप जानते ही हैं कि जुडिशियरी की परीक्षा जो होती है वो 3 चरणों में होती है। प्री एग्जाम होता है, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है। रोशनी, गुड इवनिंग। ये 3 चरणों में परीक्षाएं होती हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा भीड़ जो देती है वो प्री एग्जाम देती है और इस एग्जाम को पास करना पड़ता है हमें मेंस में शामिल होने के लिए। हालांकि प्री एग्जाम के जो नंबर होता है वो फाइनल एग्जाम में ऐड नहीं होता। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है कि प्री एग्जाम क्वालिफाइड करना जरूरी है, लेकिन इसका नंबर हमारे सिलेक्शन में ऐड नहीं होता है। चलिए देखते हैं कि प्री एग्जाम का क्या फॉर्मेट है। आप देख रहे हैं कि प्री एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे यूपी में। एक जनरल नॉलेज का पेपर होगा और दूसरा लॉ का पेपर होगा। जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है उसमें भी 150 प्रश्न ही होते हैं और लॉ के पेपर में भी 150 प्रश्न ही होते हैं। मतलब प्रश्नों की संख्या दोनों में बराबर होती है, चाहे वो लॉ का पेपर हो चाहे जीएस का पेपर। लेकिन जीएस का पेपर जो होता है, हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होते हैं। लेकिन लॉ का जो प्रश्न होता है वो 150 प्रश्न होता जरूर है, लेकिन ये 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, इसलिए कुल 300 नंबर के प्रश्न होते हैं। मतलब आपको 450 नंबर का कुल प्री का परीक्षा देना पड़ता है। प्री की परीक्षा में 450 नंबर के होते हैं, जो 300 नंबर के लॉ और 150 नंबर का जीएस। ये 150 नंबर का जो जीएस होता है ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये बहुत टफ होता है। अन्य स्टेट की परीक्षा के मुकाबले यूपी जुडिशियरी में जो जीएस का पेपर होता है 150 नंबर, जो कि बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत टफ होता है और इसकी वजह से अच्छे अच्छे बच्चे जो लॉ के होते हैं उनकी मेरिट खराब कर देता है। गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग नेहा, नमस्ते। देखिए, टाइम दोनों में बराबर बराबर है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें आती हैं जीएस के पेपर और लॉ के पेपर में, ये आप देखिए। जीएस के पेपर जो होंगे, हाँ एक चीज और मैं बताऊं, ये माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, क्योंकि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एग्जाम कराता है सारे एग्जाम में माइनस मार्किंग रहती है। तो इसलिए इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होगी, जो कि बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा है ये, कि थोड़ी सी भी गलती आपको माइनस करा देगा। गुड इवनिंग जेनी, गुड इवनिंग ज्योति। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम जिस प्रश्न पर श्योर हो उसी प्रश्न पर टिक लगाना है। तो 1/3 माइनस मार्किंग है, इस बात का भी हमको ध्यान देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 जीएस में और लॉ में भी 150, लेकिन जीएस का 150 नंबर होगा और लॉ में 300 नंबर होगा। जीएस में क्या क्या चीजें होंगी? करंट अफेयर्स होगा, हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगा, इंडियन पॉलिटी होगा और इंडिया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा और इंडियन इकोनॉमी होगी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन एंड स्पेस है, सेंसस है, जनरल साइंस है, एनवायरनमेंट है, आर्ट कल्चर है,
यूपी जी के करंट अफेयर्स है, अदर स्टैटिक मिसलेनियस। मतलब आप देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है यूपी का, इसलिए आज से ही अगर दिमाग में यूपी जुडिशियरी है तो ला तो पढ़िए ही, लेकिन जीएस को आप साइड में मत लगाइए, क्योंकि ये 150 नंबर का जीएस वो भी माइनस मार्किंग के साथ आपको बाहर कर देता है। इसी वजह से यूपी में ला बहुत अच्छा होते हुए भी बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ये जीएस का पेपर का आप ध्यान लिखिए। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों के पास ये पीडीएफ ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आ रही। मैं एक बार इसको दिखा देता हूं, ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड इवनिंग प्रज्ञा। फिर उसके बाद एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जीएस पेपर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के होंगे, 1/3 माइनस मार्किंग होंगे। ठीक, अब देखिए लॉ का पेपर। लॉ का पेपर बहुत ट्रेडिशनल है। लॉ के पेपर में बहुत आसान कह सकते हैं, बस एक दो चीजों को छोड़कर। देखिए मेजर सारे लॉ हैं। शिवाजीतरा गुड इवनिंग। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सीआरपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, इंडियन पिनल कोड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, एविडेंस एक्ट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारे देख रहे हैं ना, मेजर ही है और इसमें कहीं कोई टेक्निकलिटी नहीं है। ये आपका तैयार भी होगा, मुझे उम्मीद है। एक्स्ट्रा क्या देखना पड़ता है, ये करंट अफेयर्स जो है ना, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन चीजें आपको देखनी है और यही मेरिट डिसाइड करेगा लॉ के पेपर में। क्योंकि अगर आप सोचिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, टीपीए, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें किसी का खराब होने वाला है तो उसमें खराब नहीं होगा। बहुत फर्क पड़ेगा तो 2-4 नंबर का फर्क पड़ता है। मेन फर्क पड़ता है ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ। कुल 35 प्रश्न के आसपास आएंगे। 150 प्रश्नों में से 35 प्रश्न के आसपास इनसे आएंगे, तो आप इनको बाईपास नहीं कर सकते। 35 में कह रहा हूं तो एग्जैक्ट 35 नहीं होगा, हो सकता है 38 तक हो जाए, हो सकता है कि 33 तक हो जाए, लेकिन इसी के आसपास प्रश्न आएंगे दोनों से मिला के। करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है और ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आज से ही इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये आपको ध्यान देना है, मतलब मेजर पार्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये तीन चीजें आप देखना शुरू कर दीजिए। इस पर ध्यान देना है हम लोगों को। ये कोई यहां तक अभी तक जो हम लोगों ने देखा, इसमें कोई बदलाव नहीं था। ये पहले भी वही था और अब भी वही है। लॉ का पेपर आप जानते हैं 150 प्रश्न होंगे जरूर, लेकिन हर प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। 300 नंबर हो जाते हैं, माइनस मार्किंग 1/3, समय 2 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री का काम हो गया ये। अब मेंस में देख लीजिए क्या स्थिति है। मेंस में देखिए कुल 6 पेपर होंगे। मेंस में 1 2 3 4 5 6 पेपर होंगे आपको मेंस में देने। अब मेंस में खेल क्या हो जाता है कि अगर आपने प्लान बना के मेंस की तैयारी नहीं की तो सिर्फ लॉ के नॉलेज के आधार पर मेंस कभी यूपी का नहीं निकलने वाला। मैं एक लेक्चर इस पर भी लूंगा, कभी लाइव ना हो सकता है वीडियो बना के ही मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा कि मेंस में कैसे प्लान करना है आपको तैयारी का। क्योंकि मेंस आप कैलकुलेट करिएगा कि जिस नंबर की आप तैयारी करते हैं वो 50% नंबर भी मेंस का नहीं है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। 50% रोल भी नहीं है। और पूरा समय आप पिछले 5 साल 2 साल 3 साल 4 साल 8 सालों से आप पूरा समय आप उसी पर दे रहे हैं 400 नंबर के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि सिलेबस पर ध्यान दीजिए। देखिए अभी तक जो स्थिति रही है जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज हमेशा यूपी का ठीक ठाक स्टैंडर्ड रहता है और ये 200 नंबर का मेंस में जीएस का पेपर होता है और यही खेल बिगाड़ देता है। इस बार ये खेल कम बिगाड़ेगा। इस बार लॉ के स्टूडेंट के लिए ये जीएस का पेपर
अच्छा होने वाला है। कैसे अच्छा होगा, मैं जीएस के पेपर का सिलेबस आपको दिखा देता हूं। ये देखिए जीएस का पेपर है ना, मेंस की जीएस के पेपर का सिलेबस में दिखा रहा हूं आपको। ये सारी चीजें तो आपको हमेशा रहती थी, अभी भी हैं। ये सारी चीजें जो आपने प्री में पढ़ी हैं, सब प्री वाला। लेकिन इसके बाद ये सारी चीजें नई आ गई, ये सारी चीजें नई आ गई। और नई जब आती हैं तो हमेशा स्टूडेंट को फायदा होगा, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट का जीएस पर कमांड होना मुश्किल है। तो जीएस जब 200 नंबर का आता था ना, तो आपका वहीं पे खराब हो जाता था। आपका टारगेट ही यही होता था कि 200 में से भगवान 100 किसी तरीके से क्रॉस करा दे। लेकिन आपके पास अब ऑप्शन आ गया। अब देखिए इतने सारे लॉ आ गए, ये बदलाव हुआ है इस बार, ये पहले नहीं था। ये जीएस के पेपर में ही द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट 2012। इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्ट आ गए। अब आप बताइए जान बची कि नहीं? और कोई भी एक्ट इसमें ऐसा नहीं है जो बड़ा हो, सारे के सारे एक्ट छोटे छोटे हैं। तो 9 एक्ट पढ़ना आपके लिए आसान है, लेकिन उतना बड़ा जीएस पढ़ना आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। ये फायदे में है आप, क्योंकि ये एक्ट पहले से, इसमें इक्का दुक्का लोगों ने पढ़े होंगे, पहले से किसी ने नहीं पढ़े क्योंकि कहीं के सिलेबस में है नहीं। तो सबके लिए ये नया है, और जो पढ़ जाएगा उसका काम हो जाएगा। क्योंकि आप मान के चलिए कि 200 नंबर के पेपर में 100 के आसपास जो हैं एक्ट से ही प्रश्न होंगे जीएस वाले में। तो कितना बढ़िया हो गया कि ये वाला हम अभी से सतर्क हो गए तो एकदम 100 में 100 का कर जाएंगे। मिलने को 100 में 100 नहीं मिलेगा कभी, लेकिन चाहें तो आप 100 में 100 का कर सकते हैं, जबकि जीएस में आप 100 में 100 कभी ना करते। और फिर बचा जो 100 नंबर का जीएस, उसमें 50% का कर दिए, तो ले दे के आप जो 100 टारगेट जीएस में करके चल रहे थे, वो टारगेट आपका 125 130 से ज्यादा तक आ सकता है। ये बात जवाब दीजिए, आपको फायदेमंद लग रही है या एक्ट से ज्यादा डर लग रहा है? क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप चाह रहे होंगे कि नहीं जीएस हट गया, कम होके बल्कि लॉ हो जाए तो ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि जो सिलेबस में बदलाव हुआ है, ये निश्चित रूप से, अगर आपको डर भी लग रहा है तो आप समझिए कि इसमें कमांड करना आपको आसान है। अन्यथा होता क्या था कि जो पीसीएस और आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते थे, यहां बाजी आके मार जाते थे। आपसे कम ला जानते हुए भी, आपसे कम ला जानते हैं फिर भी वो आपसे अच्छा स्कोर कर जाते थे मेंस में। क्योंकि जीएस का 200 नंबर का जो पेपर होता था ना, उसमें आप पिछड़ी जाते थे। आप जीएस वाले में क्या है कि 100 नंबर का जीएस आएगा, मतलब 100 एग्जैक्ट नहीं है, 100 के आसपास जीएस हो सकता है, और 100 के आसपास ये इतने सारे नॉट हो एक्ट है, तो इसमें से प्रश्न होंगे। और इस एक्ट को रटने में तो आप माहिर हो चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं आप लोग। तो इसलिए ये अच्छी चीज है कि ये लॉ इसमें इंटर कर गया, यानी आपका एरिया और ज्यादा आगे बढ़ गया। अब अच्छा कर सकते हैं आप। और नंबर ऑफ सीट अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नंबर ऑफ सीट ज्यादा ही होनी चाहिए अपेक्षाकृत। तो बड़ी सीट होगी, आप प्लान से तैयारी किए तो बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मेंस आएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे, तब तो ठीक हो गया भैया। तब
तब तो कल्याण हो गया। मेंस की तैयारी कभी प्री निकलने के बाद किसी स्टेट की नहीं होती, यूपी एमपी की तो कभी नहीं होती। यूपी और एमपी की तैयारी प्री निकलने के बाद तो कभी हो ही नहीं सकती, अगर 1000 सीट भी आ जाए तब भी। लेकिन अदर स्टेट में कुछ स्टेट हैं जहां थोड़ा डिले होता है, तो इसलिए आप मेंस का ये जो मैं बता रहा हूं सिलेबस एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, और जो जो चीज पर आपने काम पहले से नहीं किया है उसको नोटिफिकेशन आने से पहले कर जाइए। नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करिए, ये काम करना ही है। आज आए वैकेंसी तब, 3 महीने बाद आए तब, तो ये कर जाइए आप। और एक बार जब कर जाएंगे तो फिर आपको लोड नहीं रहेगा। अब देखिए आते हैं अगले पेपर पर। ये तो जीएस वाला पेपर हमने देख लिया, 6 पेपर को हमने बताए थे। अब पेपर 2 ये देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहा। नहीं परेशान नहीं होना है मेंस को लेकर। मेंस को लेकर आप जिन जिन चीजों पर आपने काम नहीं किया है ना, उस पर काम करना है। परेशान होने से कैसे फायदा हो। जिन चीजों पर आपने काम अभी तक नहीं किया उस पर काम करना है, तब पेपर अच्छा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन अपने प्लान से काम करना है। बिना प्लान के काम करने से अच्छा है कि एक बुरे प्लान के साथ ही काम शुरू किया जाए। तो बहुत अच्छा आपका प्लान भले ना हो, लेकिन प्लान होना चाहिए। बिना प्लान के काम अंधेरे में तीर मारने जैसा है। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज, ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर पहले 200 नंबर का हुआ करता था, लेकिन अच्छा हुआ है इस बार कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 100 नंबर का हुआ है। ये अच्छा उन बच्चों के लिए हुआ है जो हिंदी मीडियम के हैं। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नुकसान हुआ है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदी का कोई पेपर नहीं होता था। 200 नंबर इंग्लिश के पेपर आते थे और उसमें सब खराब हो जाता था। और ये बड़ी अच्छी चीज है, बधाई हो आप लोगों को कि 100 नंबर का हिंदी का पेपर और 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर होगा। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश के पेपर 100-100 नंबर के हो गए, और कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत चीजें रटनी है। अब देखिए क्या सिलेबस क्या कहता है। एस्से है 50 मार्क का, प्रेसाई राइटिंग है 30 मार्क्स का, ट्रांसलेशन है पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश 20 मार्क्स का, हो गया 100 नंबर। इसी तरीके से हिंदी में भी सेम है वही चीज। अब जो इंग्लिश मीडियम का होगा जिसका ये अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं होगा, और जो हिंदी मीडियम का होगा जिसका ये अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं होगा, बैलेंस दोनों में बन गया। अब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब जिसका दोनों एवरेज होगा वो मार जाएगा बाजी, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसमें रट्टाफिकेशन वाला कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखिए, एस्से में कौन सी चीज रटेंगे, प्रेसाई राइटिंग में कौन सी चीज रट के जाएंगे, ट्रांसलेशन में कौन सी चीज रट के जाएंगे। ये तो आपकी जो समझ है, जो आपकी तैयारी है, उसी के आधार पर आप करेंगे। तो इंग्लिश वाले बच्चे निश्चित रूप से एस्से अच्छा लिखेंगे, और हिंदी वाले बच्चे हिंदी का एस्से अच्छा लिखेंगे। तो इसलिए करिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एस्से में जाके वहां ज्ञान बांटने से नंबर नहीं मिलता है एस्से में। इसलिए कुछ टॉपिक, कम से कम 4-5 टॉपिक जितना भी हो, हिंदी मीडियम वाले भी अंग्रेजी का रट जाइए एकदम। जैसे महिला को लेके रट जाइए, इतने ऑप्शन होते हैं, 70% चांस है कि महिला पर एक ठो एस्से आ सकता है, तो महिला पर रट जाइए। इन्वायरमेंट को लेके बहुत चिंतित रहती है सरकार, इन्वायरमेंट पर एक ठो रट जाइए। उसके अलावा हालांकि आतंकवाद अब तो फिलहाल बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल पेपर में आतंकवाद भी एक बड़ी समस्या के रूप में होता है, तो आतंकवाद देख जाइए। मैं ये तो एकदम बच्चों वाला बता रहा हूं, और इसमें से देखिएगा ज्यादा चांस है कि फंस जाए। आप 2-3 चीज 4 चीज तैयार कर लीजिए कि अगर वो रेंज में आ गया तो फिर क्या हिंदी मीडियम और क्या इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आप जानते हैं उसका फॉर्मेट कि कैसे एस्से लिखते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं और ये रट डाला है और रेंज में आ गया उस, तब तो फिर इंग्लिश वाले पेपर में भी आपका अच्छा हो जाएगा। 50 नंबर का है। हाँ, प्रेसाई राइटिंग आप खराब लिखेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। प्रेसाई राइटिंग वही अच्छा लिख पाता है जो वास्तव में उन पूरे पैराग्राफ के अर्थ को समझता है।
वही उसको छोटा कर पाता है। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पेशाई राइटिंग छोड़ते नहीं हैं, कर ही देते हैं। एक लाइन लिखे, एक लाइन छोड़े, एक लाइन लिखे, एक लाइन छोड़े, और कर दिया छोटे में 1/3 में। तो ये आप कर लेंगे। 100 नंबर का है, बहुत बढ़िया हो गया है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा अच्छा खुशखबरी है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इंग्लिश का था तो उनका स्कोर अच्छा हो जाता था, और यूपी में हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता था इन्हीं सब कारणों की वजह से। तो ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए, फिर एक चौथा पेपर होगा। आप देख रहे हैं ना, जीएस वाला पहला पेपर था, फिर पेपर आपने इंग्लिश का देखा, फिर हिंदी का देखा। अब चौथा पेपर क्या हो जाएगा? सब्सटेंटिव लॉ का एक पेपर है। तैयारी आप इसी की करते हैं। तैयारी आप बेसिकली पिछले 5 सालों से इसी का कर रहे हैं। हाँ रितिका, एक कंफ्यूजन आपका ये भी है। बहुत लोगों के पास कंफ्यूजन है कि नंबर ऐड नहीं होते। नंबर ऐड होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के नंबर ऐड होते हैं। बिहार में ऐड नहीं होते, वो क्वालिफाइंग है। यूपी में ऐड होता, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी पेपर ऐड हों और नंबर ऐड हों, तो बिहार में नहीं होते हैं, चाहे यूपीयू का हो चाहे जे का हो। यहाँ एपीयू में भी नंबर ऐड होगा और जे में भी होगा। अच्छा, पेपर 4 सब्सटेंटिव लॉ, और इसी की तैयारी आप करते हैं। और इसकी चौथे पेपर और 5वें पेपर के लिए तो एकदम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। देखिए क्या क्या है सब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, ईजमेंट एक्ट और टार्ट है, टीपीए है, उसके अलावा ट्रस्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। 200 नंबर के पेपर में 150 नंबर बाकी लॉ हैं और 50 नंबर का संविधान अकेले रहेगा उसमें। ये सब्सटेंटिव लॉ ही आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि बहुत अच्छा नोट्स बना के जाके हम छाप देंगे, लेकिन वो सारा नोट्स धरा का धरा रह जाता है। और बच्चा सीरीज से पढ़ने वाला इसमें उतना ही नंबर पाता है जितना आप पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे में आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं 22 के आसपास। अब उसी में 22 की जगह 21 हो जाए, 22 की जगह 23-24 हो जाए, लेकिन 22 के आसपास प्रश्न करने पड़ते हैं 3 घंटे में। 7-8 मिनट आपको एक प्रश्न पर पड़ेगा, और 8 मिनट में आप क्या प्रश्न को फ्रेम करेंगे, कितना लिखेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो इसलिए बहुत इसमें नॉलेज जुटाने, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप तैयार हैं, इसमें मैं मान के चलता हूं कि आप तैयार कर लेंगे। आप इसमें भी आप कर लेंगे। पेपर 5वें में जो पहले मैंने बताया था वो करिए, उसमें इस स्कोर करना है आपको। तो ये ऐसा आता है कि इसमें लोगों का किसी तरीके से पेपर पूरा हो पाता है, नहीं तो ज्ञानियों का छूटता बहुत है। जितने लोग ज्ञानी हैं ना, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ के पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, क्योंकि छोटा वो कर नहीं पाते और छूट जाता है प्रश्न। और छूटे हुए प्रश्न पर मार्किंग कितने बढ़िया होती है आपको अंदाजा है। तो ये सारा सिलेबस हो गया आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 4 का। और पेपर नंबर 5 जो कि प्रोसीजरल लॉ का है, प्रोसीजरल लॉ का एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, उसके अलावा हाँ ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें, है ना। तो ये आपका प्रोसीजरल लॉ का जो पेपर है ये भी 200 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी वही वाली बात होगी, 22 के आसपास प्रश्न होंगे और 22 प्रश्नों में से 3 घंटा ही समय होगा, और ये भी आपको कम समय। अब मेंटेनेंस दे देगा और लिखिए आप 8 मिनट में। देखते हैं हम कैसे लिखते हैं आप मेंटेनेंस सीआरपीसी में। बेल आ जाएगा, आप लिखिए, सब प्रश्न वही आएंगे जो आप जानते हैं, और इसी तरीके से आप जाल में फंस जाएंगे कि अब हम इतना बढ़िया बेल में रटे हुए हैं, 4 ठो केस हर टॉपिक में, इसका बेयर प्रोविजन मेरा रटा हुआ है, तो पूरा छाप के जाने के चक्कर में 22 में से पता चला कि 12 प्रश्न किए और 3 घंटा बीत गया, 8 छूट गए। तो इसको छोटा करने की कोशिश करिए। जो यूपी है, यूपी में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने बिहार का मेंस दिया भी है उनको सावधानी और बरतने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में प्रश्नों की संख्या कम होती है अपेक्षाकृत यूपी की, लगभग आधे प्रश्न। हाँ, तो ये आपका है। उसके बाद आपको बचता है ये छठा पेपर। छठा पेपर है आईपीसी का और लोकल लॉ का। आईपीसी और लोकल लॉ। आईपीसी देखिए आपने पढ़ी हुई है।
आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपका एडमिशन लेते ही एलएलबी में रहा है आईपीसी, ये मैं जानता हूं, और आपका कॉन्फिडेंस भी है कि आईपीसी में हम कर लेंगे। लेकिन लोकल लॉ कितना पढ़ा है आपने? एक तो ये इतना बोरिंग है, दूसरे बच्चों को ये लगता है, आयुषी पांडे नमस्ते बेटा, बच्चों को ये लगता है कि पहले प्री तो निकले, नहीं तो इतना जहर हम खाएं भी और प्री निकले ही नहीं, तब तो नुकसान हो गया, हमारा दिमाग इतना खर्च हो गया बेमतलब की चीज पर। तो हम कुछ ऐसी चीज पढ़ें जो अन्य जगह भी काम दे। तो इसी वजह से हम लोकल लॉ छोड़ के रखते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। मैं बता रहा हूं, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी यूपी जुडिशियरी की, उसमें 1400 से ज्यादा लोगों ने मेंस की परीक्षा छोड़ के भाग गए थे। मूल कारण था ये लोकल लॉ, मूल कारण था, क्योंकि लोकल लॉ छुए नहीं थे, देंगे क्या? मेंस की परीक्षा 1400 लोगों को छोड़ते कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने, जुडिशियरी की 1400 लोगों ने छोड़ दी। ये मूल कारण था यही, क्योंकि पहले से आप रेडी नहीं थे। तो इसलिए ये एक बड़ा फैक्टर होता है आपका कि आप करते जा रहे हैं अच्छा, करते जा रहे हैं अच्छा, और जिसमें अच्छा आपने सोचा था वो हुआ नहीं, क्योंकि सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में आप अच्छा सोच के गए थे और वो आप लिख ही नहीं पाए आप मन मुताबिक। तो अब ये आपका जब तैयारी नहीं है तो क्या लिखेंगे? तो इसलिए ये पोर्शन कभी मत छोड़िएगा। इसमें 50 नंबर की आईपीसी होगी और 150 नंबर का लोकल लॉ ही होगा, और ये नुकसान नहीं करेगा। अगर आप जहर जैसा इसको निगल गए ना पानी लेके, तो भी ये नुकसान नहीं करने वाला है। इसको पढ़ना ही पड़ेगा। यूपी में सेलेक्ट होने के लिए यूपी का लोकल लॉ आपको जानना ही है। हाँ, और ये इतना बोरिंग है, मैं जानता हूं कि ये बोरिंग है। और थोड़ा सा अगर आप हिंदी मीडियम की हैं तब तो माशाल्लाह, उसके शब्द ऐसे ऐसे हैं ना कि खैर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, लेकिन हिंदी वालों के लिए या इंग्लिश दोनों के लिए शब्द ऐसे हैं कि समझ में नहीं आते। और आ भी जाएं तो इसका यूज़ कहाँ है? सिर्फ एक जगह यूपी के मेंस में, और कहीं कोई यूज़ नहीं। और पढ़ना है 6, तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत रहती है। देखिए यहाँ पे बदलाव हुआ है लोकल लॉ में, जो पहले आप पढ़ते थे उसमें बदलाव हुआ है। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है रेवेन्यू कोड। यहाँ जमींदारी एवोल्यूशन जो एक्ट था, जमींदारी एवोल्यूशन जो एक्ट था, जिसको आपको पढ़ना था और जो आप पढ़े भी थे, थोड़ा आसान भी था बाकी सब की अपेक्षा, वो अब बदल गया है और रेवेन्यू कोड पढ़ना है। एचजेएस में रेवेन्यू कोड पहले से ही हो गया था, लेकिन लोअर जुडिशियरी में रेवेन्यू कोड इस बार शामिल किया गया। हाँ, बिल्कुल याद नहीं होता। मैं उस दर्द से गुजरा हूं अजय, मैं जानता हूं आप लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं, मैं सब चीजें जानता हूं। लेकिन मैं ये बात जानता हूं, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा आपको इस जहर को पीने से। तो ये रेवेन्यू कोड आप ध्यान रखिएगा, जमींदारी एवोल्यूशन मत पढ़ के चले जाइएगा, रेवेन्यू कोड पढ़ना है। अब एक बदलाव है, बाकी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह सब कुछ सेम है। ये सब, हाँ, ये उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021, ये एक नया पढ़ना है, पहले ये नहीं था। और बाकी चीजें लगभग सेम है। तो ये आपको थोड़ा सा जो पढ़े हैं उनको भी बदलना है। हालांकि रेवेन्यू कोड अगर आप पढ़ रहे हैं और जमींदारी एवोल्यूशन आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर तो है ही। अब ट्रिक यही है कि उसको अपने शब्दों में पढ़ने की कोशिश करिए। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मेरा नोट्स यूट्यूब पर होगा। लोकल लॉ मैंने पढ़ाया हुआ है, जितना संभव हो सका है उसको आसान लैंग्वेज में करके मैंने लोकल लॉ पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर। तो आप उसको देख लीजिएगा अगर आपको लोकल लॉ पढ़ना होगा तो। और बाकी अगर मुझे समय मिला, जो कि बहुत कम चांस है, हालांकि मैं ये भी बता दूं कि यूट्यूब पर यूपी जुडिशियरी के लिए यूट्यूब पर सीरीज चलने वाली है। तो मैं और बाकी के और भी बहुत सारे एजुकेटर मिलके आप लोगों को कुछ न कुछ यूट्यूब पर पढ़ाएंगे यूपी जुडिशियरी के लिए। तो आप देखिए, उससे कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो बस आप देख रहे हैं ना, यहां पर आपका, यहां आपने देखा था कि जनरल नॉलेज का 200 नंबर का पेपर,
इंग्लिश हिंदी का 299 मतलब 400, सब्सटेंटिव लॉ 200 600, प्रोसीजरल लॉ 800 और लोकल लॉ 200, माने कुल 1000 नंबर का ये मेंस हो गया। और फिर अब इंटरव्यू दे लीजिए लास्ट में। इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस है नहीं, तो इंटरव्यू लास्ट में दे लीजिए। 1000 और प्लस इंटरव्यू। और इसी तरीके से दोनों को जोड़ के आपका सिलेक्शन होगा। देखिए इसमें गणित यही है, गणित ये है कि आप सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हैं उस एनर्जी को थोड़ा सा कम करिए और उस एनर्जी को दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करिए। दूसरी जगह का मतलब ये कि जो जीएस के पेपर में जो माइनर एक्ट आ गए हैं उस एक्ट को पढ़ जाइए प्री देने से पहले, वो पढ़ जाइए। और प्री की परीक्षा के लिए आपको ध्यान देना है ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। करंट अफेयर्स इंटरनेशनल देखते रहिए, वही इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे ना आप, ये दोनों जगह काम करेगा। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको इंटरनेशनल लॉ का भी काम करेगा और जीएस के पेपर में भी काम करेगा। तो ये इंटरनेशनल जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो दोनों जगह काम करता है, बहुत फायदा करता है। वो 10 क्वेश्चन कम से कम आपको फायदा कर जाएगा उसमें। तो ये करिए। बाकी मैं आप लोगों से रोज लगभग 4:30 बजे आप लोगों से मिलता रहूंगा और चर्चा होती रहेगी। आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज को सेशन को मैं यहीं पे बंद करता हूं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ, एक चीज और, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे तब से टाइप करिए, पूछिए। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। बाकी मैं बता रहा हूं कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस चलती हैं और उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी की क्लासेस को भी। आप जानते हैं अनअकैडमी जुडिशियरी जो है, इस पर देश के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर क्लासेस लेते हैं आपकी और आपको गाइड करते हैं। यहाँ सारी चीज़ें, जीएस भी पढ़ाया जाएगा, लॉ भी पढ़ाया जाएगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, मतलब और सारे स्टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। 50 से अधिक एजुकेटर आपको मिलेंगे। जिस एजुकेटर की लैंग्वेज आपको बेहतर लगती है, लगता है कि वो अच्छा है, तो उस एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक एजुकेटर को ही पकड़ें। बहुत सारे बैच आपको मिल जाएंगे समय समय पर पढ़ने के लिए। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी होती रहेगी। टेस्ट सीरीज अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में, हर महीने में होती है। तो उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि देश की जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपको गाइड करते हैं। सबके पास अनुभव है, ज्ञान है और इस तरीके से आप अपना भविष्य बना सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं होता है, बस आपको करना है एक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और उसमें आगे की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो आपको इस कोड का प्रयोग करना है। इस कोड से जो भी फीस स्ट्रक्चर उसमें होगा उसमें 10% हमेशा डिस्काउंट हो जाएगा इस कोड को यूज करने से। ठीक है, कोई प्रश्न अगर है तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा यहीं पे बाय बाय करते हैं। ठीक है, फिर चलिए तो बाय बाय करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।